हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, उससे जुड़ी हुई कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और कैसे कैसे उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। आज की क्लास में वी विल टॉक अबाउट वन रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम और नेक्स्ट एक और क्लास में उसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे बेटा पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अब देखिए, जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, ये नाम से ही पता लग रहा है बर्थ को कंट्रोल करने वाले मेथड। तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि बर्थ हो गई अब उसको कैसे रोके। तो देखो, बर्थ का मतलब होता है बच्चा बाहर आ गया, तो बर्थ तो हो गई। या दूसरी चीज, आपको लग रहा हो कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, कि मान लो एग और स्पर्म फ्यूज कर गया, जाइगोट बन गया, अब क्या करें। नो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहली चीज की, यानी हम फर्टिलाइजेशन को होने ही नहीं देंगे, या अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो हम पहले से ही ऐसी चीजें बना रहे हैं, ऐसी कंडीशंस सिचुएशंस बॉडी में क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो वो आगे कंटिन्यू ना हो। सो बर्थ कंट्रोल मेथड्स बेटा, इसी को हम कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। सो दिस इज ओनली कॉन्ट्रासेप्शन। अब यहाँ पे नेचुरल, केमिकल, फिजिकल, सर्जिकल मेथड्स आएंगे, जिसमें आज हम यहाँ पे कुछ मेथड्स को देखेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रासेप्शन। सो कॉन्ट्रासेप्शन इज नथिंग बट वी आर अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। हमें क्या करना है? प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। यार एक बात बताओ, प्रेगनेंसी कब होती है? जब स्पर्म ओवर के साथ फ्यूज करता है, तब जाकर के जाइगोट बनता है। अगर स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंट्री ले ही ना, मतलब अगर हम स्पर्म की एंट्री ही नहीं करें, तब कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगी। या मान लीजिए कि स्पर्म एंटर हो चुका है, लेकिन अगर ओव्यूलेशन ना हो तो भी कोई फायदा नहीं है। मतलब स्पर्म जब आ रहा है उस बीच में ओव्यूलेशन हो ही ना, कि मान लो एग या तो उसके बहुत पहले आ रहा है या उसके बहुत बाद में आ रहा है, तो कोई भी फायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो प्रेगनेंसी है कंटिन्यू नहीं होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट चीज, अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए हमारे फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन अगर इस फैलोपियन ट्यूब में अगर हम ब्लॉकेज कर लें, एक तो है कि स्पर्म वजाइना में एंटर ही नहीं करे, और एक कि यहाँ पे उसको ब्लॉक कर ले कि स्पर्म वहां पे नहीं आ रहा, तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। या हम ऐसा कर लें कि जो सर्विक्स है, जो यूटरस है, उसको अनफिट कर दें। अब सर्विक्स को अगर हम अनफिट कर देंगे तो क्या होगा? स्पर्म सर्विक्स से मूव करके आगे तक आ ही नहीं पाएगा। और अगर हम यूट्रस को अनफिट कर देंगे तो मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी बिकॉज हमने यूट्रस को अनफिट कर दिया, और अब यहाँ पे प्रेगनेंसी आगे नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बेटा आपको याद रखना है, दैट इज दी हॉर्मोन्स, क्योंकि आगे हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सो दो चीजें यहाँ पे समझिए कि हमारे पास दो तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। एट दी एंड फीमेल की बॉडी के अंदर ही क्या होने वाला है? रिप्रोडक्शन होने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वी हैव ओवेरियन हॉर्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन, तो पिट्यूटरी हार्मोन से FSH LH और ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। सो वी नो कि अगर मेरा प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो LH और FSH ऑटोमेटिकली कम होगा। इस टाइम पे मुझे पता है कि इस टाइम पे जो एग है वो नहीं बन पाएगा, या
वो रिलीज नहीं होगा, उसकी ओव्यूलेशन नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर मेरा LH और FSH जिस टाइम पे ज्यादा है उस टाइम पे याद रखिए बेटा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कम होता है, यानी यूट्रस अभी आपका प्रिपेयर नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये हार्मोन्स किस तरीके से उल्टे काम करते हैं ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि चलिए अब हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे कैसे कॉन्ट्रासेप्शन करने हैं। कुछ फीमेल्स द्वारा अपनाए जाते हैं मेजॉरिटी, और कुछ मेल्स द्वारा भी अपनाए जाते हैं। बट इफ आई टेल यू कि एक गुड कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगी, तो आप क्या सोचेंगे? अगर मैं कहूं कि एक अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स क्या हैं, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव? सबसे पहली चीज, ये इफेक्टिव तो होनी चाहिए एंड लेस चांसेस ऑफ फेलियर। यस और नो? सबसे पहली चीज यार, अगर हम किसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो काम करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर लेट्स सपोज कि इफेक्टिव तो है लेकिन अगर फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं तो भी उसका कोई यूज नहीं होगा। सो इट हैज टू बी इफेक्टिव एंड फेलियर के चांसेस यहाँ पे कम होने चाहिए। इट शुड बी चीप इजीली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत महंगा है और लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, भाई उसकी अवेलेबिलिटी आसानी से होनी चाहिए ताकि लोग उसको यूज कर सके, ठीक है। इट शुड बी रिवर्सिबल, यस और नो? भाई अब ऐसा थोड़ी है कि हमने कोई प्रेगनेंसी को रोकने वाली चीज को इस्तेमाल किया, अब उसके बाद कभी फीमेल प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती या मेल कभी उसके बाद फर्टाइल कहलाएगा ही नहीं, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी रिवर्सिबल ऑल्सो, इट शुड बी इजीली यूज्ड, इजी टू यूज, उसका इस्तेमाल भी इजी होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लेस और मिनिमम साइड इफेक्ट्स, कि साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमम होने चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एंड एक और पॉइंट होता है, विल ऐड इट हियर, इट शुड नॉट reduce सेक्सुअल डिजायर, कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की डिजायर की कोई उससे कोई छेड़खानी इसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये मेरे सारे फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब नाउ हम एक एक करके सभी कॉन्ट्रासेप्टिव को पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं बेटा, यहाँ पे नो टूल और इंस्ट्रूमेंट या नो एक्सटर्नल मेडिसिन आर यूज, किसी भी तरीके का बाहर का टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे लेट्स सपोज वी ऑल नो अबाउट जो आई पिल्स होती है, इमरजेंसी पिल्स, या जो कॉन्डम्स होते हैं, ये सारी चीजें आप बाहर से यूज करते हो। अगर कोई मेथड इस तरीके का मेथड होता है और हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद कर रही है, देन इट इज नॉट अ नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड वो होता है जो बॉडी अपने आप करती है, देयर इज नो यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल थिंग्स। सो ये मेरे नेचुरल मेथड्स होते हैं और इन्हीं मेथड्स को हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं। इन्हीं को हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनिशियली बहुत सालों पहले तो इतनी सारी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी सारी अवेयरनेस नहीं थी, हर लोगों तक, गांव शहरों तक कॉन्ट्रासेप्शन का इतना अवेयरनेस नहीं था, तभी पहले बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अवॉइड भी किया जाता होगा। तो ये अवॉइड क्यों किया जाता है?
क्योंकि कुछ ट्रेडिशन मतलब क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, सो देयर मस्ट बी सम सर्टेन मेथड्स जो शुरू से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सो ये नेचुरल मेथड इन्हीं ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है, सो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो वी हैव इतने सारे मेथड्स, तो यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, ये वाला जो मेथड है, ये जो इनिशियल की 2 लाइन है, इस लाइन को इग्नोर करें क्योंकि ये आगे फिर से यूज होगी। अभी केवल यहाँ पे देखें, कोई भी मेडिसिन, कोई डिवाइसेस यूज नहीं होते इन मेथड्स में, और साइड इफेक्ट इसके ऑलमोस्ट निल होते हैं क्योंकि हम कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कोई एक्सटर्नल हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी निल होते हैं, मतलब नहीं होते, जीरो। ऐसा नहीं कि कोई मेथड को इस्तेमाल करके आपको कुछ हो जाएगा। सो इट हैज एब्सोल्युटली जीरो साइड इफेक्ट्स। हो सकता है कि वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड सक्सेसफुल ना हो, इट कुड टर्न टू बी अ फेलियर, बट साइड इफेक्ट यहाँ पे नहीं होते। चांसेस ऑफ फेलियर यहाँ पे रहते हैं, एंड दैट टू ऑल्सो हाई चांसेस ऑफ फेलियर। सो ये यहाँ पे मेरे नेचुरल मेथड्स है। अब एक एक करके हम नेचुरल मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सो फर्स्ट मेथड इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नाम से पता लग रहा है, पीरियोडिक रिलेटेड टू पीरियड, टाइम पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला। एब्स्टिनेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे रुकावट हो रही है। सो हम सब ने बेटा क्या पढ़ा था, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, हम सभी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या पढ़ा था कि सबसे पहली चीज जो फर्स्ट से लेकर के 5th डे है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। मैं रिवाइज करा रही हूं, यानी दिस इज द ब्लीडिंग फेज। चलिए, उसके बाद 6th से लेकर के 13th डे में फॉलिकुलर फेज होता है जहां पे एग डेवलप हो रहा है। फिर हमने पढ़ा था जो 14th डे होता है उसमें ओव्यूलेशन होती है, एग रिलीज होता है, और उसके बाद 15 to 28th डेज ल्यूटियल फेज होता है। ये हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो एग बनता है फीमेल की बॉडी में वो शुरुआत हो जाता है यहाँ से 6 डे से और धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट होता है। 14th डे पे इसकी ओव्यूलेशन यानी ये रिलीज होता है। सो अगर अप्रोक्सीमेटली हमने क्या पढ़ा था कि अप्रोक्सीमेटली जो डेज होते हैं दैट इज 10 to 17th, 10वें और 17वां दिन के बीच में इस पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में the chances of fertilization is high, क्योंकि फीमेल इस टाइम पे हाईली फर्टाइल होती है। तो मैंने क्या बोला, 10 से 17वां दिन के जो बीच का टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पे ओव्यूलेशन के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा कि 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होता है, ऐसा नहीं होता। इट कुड लाई बिटवीन 10 to 17 डेज, इनके बीच में ओव्यूलेशन लाई करता है। इस टाइम को हाई फर्टाइल पीरियड कहते हैं। इस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो ये जो फर्स्ट मेथड होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इस मेथड में इन डेज में प्रेगनेंसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं। सो इसमें अवॉइडिंग sexual intercourse during 10th to 17th day, ताकि यहाँ पे ना ही क्या होगा, ना ही उस टाइम पे, अब मतलब अगर मैं इसके आगे पीछे के दिन बोलूं तो जिस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होगा उस टाइम पे अगर स्पर्म आ भी जाता है तो बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सो ये हमारा एक नेचुरल मेथड है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो यहाँ पे यही लिखा है बेटा। सो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है हर चीज के प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज अवॉइडिंग द चांसेस एंड ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग,
और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम क्या करते हैं, इस टाइम पे अब्सटेन फ्रॉम कोइटस। तो कोइटस क्या होता है, कोइटस इज ऑल्सो सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो कपल अवॉइड करते हैं कोइटस बिटवीन द 10 to 17th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि इसी टाइम पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई होती है। तो इस टाइम पे कोइटस को अवॉइड करना होता है। सो दिस इज द फर्स्ट नेचुरल मेथड जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नेचुरल मेथड है जिसको कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। नाउ व्हाट इज दिस मेथड जिसको हम कोइटस इंटरप्टस कहते हैं? सो नाम से ही पता लग रहा है कोइटस, तो कोइटस का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी इस टाइम पे जो पीनिस का वेजाइना के अंदर जाना, दैट थिंग, इसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन द पीनिस ट्रांसफर्स द सीमेन इनसाइड द वेजाइना और इट इज कोइटस। इस चीज को इंटरप्ट करना होता है। तो इस टाइम पे बेटा क्या होता है, तो लेट्स सपोज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन मैंने आपको क्या बताया था, जिस टाइम सीमेन कम्स आउट ऑफ द पीनिस, तो उस टाइम पे इजैक्यूलेशन के टाइम पे the male partner withdraws his penis from the vagina so that ये जो semen है it does not enter the vagina. So यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल है ये विड्रॉ करते हैं पीनिस को at time of ejaculation during sexual intercourse या coitus। ठीक है, उस टाइम पे रिमूवल होता है पीनिस का। अब इससे क्या होगा, जो सीमन होगा उसकी एंट्री नहीं होगी इनटू द वेजाइना, सो देयरफॉर स्पर्म एंटर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से भले ही अगर वहां पे अवेलेबल है ओवम तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए ये चीज यहाँ पे लिखी है कि द मेल पार्टनर्स विड्रॉज हिज पीनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन को अवॉइड करने का मतलब क्या है कि सीमन की एंट्री नहीं होने देना। अब क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है इसीलिए बेटा इसको विड्रॉल मेथड भी कहते हैं और कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं। सो दोनों ही नामों से ये जाना जाता है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है लैक्टेशनल एमेनेरिया। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लैक्टेशनल एमेनेरिया? नाम से पता लग रहा है लैक्टेशनल, दैट मीन इट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट पीरियड जब आफ्टर प्रेगनेंसी मदर जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है। सो देखिए बेटा, आफ्टर पार्चुरेशन लैक्टेशन का पीरियड होता है, यस और नो? इस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होता है ना, थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन भी, उसके बाद प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। सो इस टाइम पे पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन पीरियड है बेटा इट इंक्रीजेस अप, मतलब सॉरी इट स्टार्ट, लैक्टेशन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो लैक्टेशन जब स्टार्ट होती है सो इट, ये वाला जो पूरा पीरियड है ये अबाउट 6 मंथ्स तक रहता है। अब इन 6 महीने में क्योंकि लैक्टेशन हो ही नहीं रही है, इस 6 महीने में क्योंकि लैक्टेशन हो रही है, इस टाइम पे प्रोलैक्टिन का हार्मोन ज्यादा होता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द FSH एंड LH हार्मोन इज लेस, और क्योंकि FSH और LH हार्मोन कम होगा तो जाहिर सी बात है ओव्यूलेशन यहाँ पे नहीं होगी। अब अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो स्पर्म अगर एंटर भी करता है मान लो, तब भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सो इस पीरियड को कहते हैं लैक्टेशनल एमेनेरिया। सो देखिए बेटा, लैक्टेशनल एमेनेरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होती,
तो उस 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होने का मतलब क्या है? देखिए, ब्लीडिंग फेज चलता रहता है, उस काफ़ी लंबे समय तक ब्लीडिंग फेज चलता है, क्योंकि उस टाइम पे जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होती रहती है। लेकिन जो फॉलिकुलर फेजेस कम्स वेरी लेट, ये न्यू ओव्यूलेशन कोई उस टाइम पे नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपका अगर एग ही नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली अगर स्पर्म वहाँ पे आएगा तब भी क्या होगी? फाइनली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सो दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ पीरियड ऑफ 6 months, ज्यादा समय के ऊपर नहीं होता आफ्टर पार्च्यूरेशन। चलिए, अब ये मेरे सभी के सभी नेचुरल मेथड से हमने इसमें देखा कि कोई टूल इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने इसमें देखा था कि किसी तरीके की हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हमने नहीं इन्फ्लुएंस करवाई थी। ये सभी नेचुरल मेथड था, किसी में भी साइड इफेक्ट नहीं था, और यहाँ पे जो चांसेस थे फेलियर के वो ज्यादा है। नाउ अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट मेथड आते हैं विच इज द बैरियर मेथड। अब बैरियर बेटा नाम से ही पता लग रहा है कि एक रुकावट मैंने खड़ी कर दी। सो मान लीजिए ये कुछ ऐसा है कि अब मान लो लड़के लोग जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया अपना तैयार व्यार होके तुम कभी कभी ऐसे पापा भैया की स्कूटी बाइक चुरा करके निकल लेते हो, और आगे भाई तुम्हारे बैरियर खड़ा हो जाता है, वहाँ पे पुलिस आ जाती है, तुम्हारा चालान वालान काट देती है, फिर तुम सॉरी सॉरी बोलने करके निकलने की कोशिश करते हो। तो वो क्या हुआ? तुम्हें वो आगे जाने से रोक रही है, उसने तुम्हारी आगे एंट्री रोक दी। देयर इज अ बैरियर जो वो खड़ा कर देती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? सीमेन जो है वो वजाइना में एंटर करेगा। अब अगर मैं इसके बीच में एक बैरियर खड़ा कर दूं, और जब मैं कहती हूँ बैरियर खड़ा कर दूं, यानी मैं एक कंप्लीट रुकावट यहाँ पे खड़ा कर रही हूँ। सो बैरियर मेथड्स में क्या होता है? The ovum and sperm are prevented from physical meeting. So ये नहीं हो पाती यहाँ पे। So this is very very important कि इसका बेटा जो प्रिंसिपल होता है that is no meeting of gametes। क्यों नहीं हो पाती गैमीट्स की मीटिंग? क्योंकि ये जो गैमीट होता है बेटा, ये मेल का गैमीट एंटर ही नहीं कर पाता, स्पर्म की एंट्री हम होने ही नहीं देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है, तो स्पर्म की एंट्री को कैसे रोकेंगे? सो देखिए बेटा, मेल्स भी रोक सकते हैं एंड फीमेल्स भी इनको रोक सकते हैं। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अडॉप्ट दिस मेथड दैट इज द बैरियर मेथड। तो यहाँ पे हम वेरियस मेथड पढ़ेंगे। तो इस बैरियर मेथड में सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट मैकेनिकल डिवाइस, अ मैकेनिकल फिजिकल डिवाइस जो यहाँ पे यूज होगा। सो जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पे क्या है, अब इसके अंदर मेन प्रिंसिपल क्या है? नो एंट्री ऑफ स्पर्म। और दूसरी चीज, बैरियर मेथड में बहुत सारे आते हैं, इट इज यूज बाय फीमेल एज वेल एज मेल। अब देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आता है कॉन्डम्स। ना हम सभी सोचते हैं कि कॉन्डम्स जो होते हैं वो मेरी कोई केवल मेल के लिए होते हैं, बट नो, एक्चुअली इट इज ऑल्सो फॉर फीमेल्स ऑल्सो। तो जो फीमेल कॉन्डम्स होते हैं उसको हम फेमिडॉम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेमिडॉम्स कहते हैं। और एक चीज याद रखिए, जो फर्स्ट मेल कॉन्डम था इट वॉज निरोध। ये जो बनाया गया था इंडिया में, इट वॉज निरोध। नाउ व्हाट इज अ कॉन्डम? थिन लेटेक्स की शीट से ये बना होता है, ठीक है, और ये क्या करता है? इट कवर्स दी, फीमेल का होगा तो वजाइना और मेल का होगा तो penis. So what is condom? These are very fine thin sheet जो कि एक्चुअली penis को कवर कर देता है। So अगर यहाँ पे penis कवर होगा, so मान लीजिए अगर penis कवर है तो यहाँ पे अगर इवन मेल में इजैक्यूलेशन हो रही है लेकिन वजाइना के अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी, सो ये यहाँ पे कॉन्डम्स होते हैं। कॉन्डम्स के बेटा चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा रहते हैं, फेलियर के चांसेस रहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ ये बीमारियों से बढ़ाते हैं।
जितने भी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, द मोस्ट you can say the best contraceptive method in terms of, or the only contraceptive method in terms of जो कि sexually transmitted disease को होने से बचाता है, so that is this, because there will be no direct contact of the genitals. genitals का direct contact नहीं होगा, तो ये इसका disadvantage है कि इसका failure rate high रहता है, लेकिन इसकी advantages ये हैं कि एक तो ये easy होता है to use, it is easy to available, and also it prevent STD. थोड़ा सा बच्चे माफी देंगे अगर राइटिंग नहीं आएगी. I have a back pain due to which I can't, अभी थोड़ा झुकने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके से आप देखिएगा, ठीक है. चलिए, नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पे बात करेंगे डायफ्राम्स, सर्विकल वॉल्स एंड सर्विकल कैप्स. क्या बोला मैंने? डायफ्राम्स, सर्विकल वॉल्स एंड सर्विकल कैप्स. ये तीनों ही चीजें बेटा बाय फीमेल्स इस्तेमाल की जाती है. ऑल दीज थ्री थिंग्स आर यूज्ड बाय फीमेल्स. अब देखिए डायफ्राम्स कैसे होते हैं. दीज आर कंपैरेटिवली लार्ज, डूम शेप. ये पूरा का पूरा कवर करते हैं वजाइना को, सर्विक्स को. अगर मैं सर्विकल कैप्स की बात करूं तो नाम से लग रहा है सर्विकल कैप, ये कवर करता है वेरी फर्मली टू सर्विक्स. और वॉल्स से बेटा एक तरीके के स्मॉल डायफ्राम्स ही होते हैं. नाउ अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फीमेल्स बेटा इन सभी का इस्तेमाल किसी के साथ भी करती हैं. सो जैसे इन तीनों का इस्तेमाल कैसे होगा, यहाँ पे कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. यूज्ड विथ केमिकल्स, लाइक कोई क्रीम हो, लाइक कोई जेलीज हो, लाइक कोई फोम हो. तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पर्मिसाइड की तरह एक्ट करते हैं, तो ये उसमें अप्लाई किया जाता है और ये स्पर्मिसाइड की तरह एक्ट करते हैं. इट विल किल दी स्पर्म. तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. नाउ दीज कॉन्डम्स आर नॉट रीयूजेबल, बट बाकी तीन यूजेबल फॉर्म में आते हैं. नाउ यहाँ पे देखेंगे, सो दिस इज द डायफ्राम, दिस इज द वॉल्ट, दिस इज द सर्विकल कैप. इस तरीके से ये होता है. नाउ अब मैंने यहाँ पे कहा था कुछ केमिकल्स मीन्स कुछ स्पर्मिसाइडल आपकी क्रीम जेलीज. तो यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज. तो इनको डायरेक्टली भी अप्लाई किया जाता है. दीज कुड बी सम क्रीम्स, सम जेलीज, सम फोम्स, एंड ऑल्सो देयर आर सर्टेन टैबलेट्स जिनको इंसर्ट किया जाता है इन वजाइना. तो एक्चुअली बेटा इनमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, दे ऑफन कंटेन जिंक सल्फेट, या इनमें पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये होता है. निम 76 इज अ नेम ऑफ दैट स्पर्मिसाइडल क्रीम. ये बेटा बेसिकली क्या करती है, ये स्पर्म तक उसकी ऑक्सीजन नहीं पहुंचाती, जिसकी वजह से अगेन दे किल दी स्पर्म्स और स्पर्म्स आपके खत्म हो जाते हैं. सो ये सारी चीजों को अप्लाई किया जाता है विथ ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, एंड उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करके जो बाकी जो मैकेनिकल बैरियर्स हैं इन सब की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आते हैं इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस. नाउ यू मे थिंक कि ये इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस एक्चुअली क्या होते हैं. तो नाम से ही पता लग रहा है इंट्रा यूट्रीन IUDs. अब देखिए बेटा इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस आर सर्टेन डिवाइसेस. सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि दीज आर यूज्ड बाय फीमेल्स. मेल इसको यूज नहीं करते, और ये दीज आर सर्टेन डिवाइसेस
which are inserted inside the uterus. इनको यूटरस के अंदर क्या किया जाता है? यूटरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर एंड नर्स ही किया जाता है. सेल्फ अपने आप इसको अप्लाई नहीं किया जाता. एक और अच्छी चीज इसकी ये है कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चीज है जो कि इंडिया में भी यूज किया जाता है. अब ये इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस आर ऑफ 3 टाइप्स. अब यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा. 3 तरीके की आईयूडीज होती हैं. एक जिसको हम कहते हैं कॉपर टी, या इसका एग्जाम्पल हो गया कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज. एक होती है हार्मोनल आईयूडीज और एक होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज. अब ध्यान से सुनिए. सबसे पहले कॉपर रिलीजिंग, क्योंकि आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है. सो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं? तो इस तरीके की ऐसी कॉपर टी शेप में इंसर्ट किया जाता है वजाइना के अंदर और ये बेटा कॉपर आयंस को रिलीज करती है. अब ये जो कॉपर आयंस हैं दे एक्ट एज अ स्पर्मिसाइड. ये स्पर्म अगर एंटर करेगा तो उसकी मोटिलिटी को कम करता है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करता है. तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7. तो ये क्या करेंगे? रिलीज करते हैं कॉपर आयंस. ठीक है, और ये कॉपर आयंस क्या करते हैं? रिड्यूस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स एंड इट्स मोटिलिटी. ये उसको यहाँ पे कम करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है हार्मोनल आईयूडीज. नाम से ही पता लग रहा है इसमें कुछ तो हार्मोन का इस्तेमाल होने वाला है. तो इसका एग्जाम्पल है LNG-20 और एक आता है प्रोजेस्टासर्ट. अब देखिए बेटा ये कैसे होंगे. ये जो हमारे आईयूडीज होते हैं इनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. सो अगर आप देखेंगे दिस इज मल्टीलोड 375, ये तुम्हारी Cu7 एंड दिस इज दी कॉपर टी. ये तुम्हारी कॉपर टी है बेटा. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरी हार्मोनल है. यहाँ पे कोई कॉपर का वायर नहीं है, इस तरीके का है और इसके अंदर यहाँ पे हार्मोन फिल्ड होंगे. अब कौन से हार्मोन फिल्ड होते हैं? तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन हो सकता है, कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो, कभी कभी केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है. तो ये हार्मोन जब तक ज्यादा रहेंगे क्या करेंगे? ये बेटा FSH और LH को कम रखेंगे. तो यहाँ पे FSH और LH कम होगा जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा. दूसरी चीज क्या होगी? दे मेक्स दी सर्विक्स हॉस्टाइल. ये सर्विक्स को हॉस्टाइल कैसे करते हैं? सर्विक्स की जो लेयर होती है, इसकी जो म्यूकस लेयर है वो बच्चे यहाँ पे काफी थिक हो जाती है. तो थिक होने की वजह से स्पर्म उसमें इजीली मूव नहीं कर पाता. एंड नेक्स्ट मेरे पास नॉन मेडिकेटेड, जिसमें आपको एग्जाम्पल पढ़ना है लिपीज लूप. क्या पढ़ना है? लिपीज लूप. नाउ व्हाट इज अ लिपीज लूप? अब ध्यान से सुनिएगा. ये बेटा कुछ इस तरीके की होती है. दिस इज द लिपीज लूप. तो ये सिंपल प्लास्टिक या इन चीजों से बनी होती है, थोड़ा सा इसमें बोरिक एसिड वगैरह भी होता है. अब ये लिपीज लूप क्या करता है? इट इज इंसर्टेड इन द यूट्रस. अब ये एक छोटा सा कट मारता है. तो मान लो जैसे क्या होगा, हमारे यहाँ पे छोटा सा कट लगता है तो क्या होता है, वहां पे WBCs आ जाते हैं ना. अगर कोई बैक्टीरिया कुछ है तो उसको खा जाएगा, इन्फेक्शन को नहीं होने देगा. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये लिपीज लूप क्या करते हैं, ये प्लास्टिक की बनी होती है, कोई भी इनर्ट सब्सटेंस की बनी होती है. ये क्या करेंगे, छोटा सा कट लगाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होंगे, ट्रिगर हो जाएंगे
WBCs जो फीमेल की बॉडी के हैं, और ये बेटा क्या करते हैं, अगर वहां पे स्पर्म्स आएंगे तो उसको खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं ऑफ स्पर्म। तो इस तरीके से दे कंट्रोल प्रेगनेंसी। तो ये मेरी 3 तरीके की आईयूडीज होती है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस ये है कि ये हाईली इफेक्टिव होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूंगी तो इसमें यूज ऑफ नर्स एंड डॉक्टर, ये बंदा अकेला नहीं कर सकता। दूसरी चीज बेटा, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इट कैन कॉज इरिटेशन, इट कैन कॉज मेंस्ट्रुअल टाइम पे या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये ब्लीडिंग भी कॉज कर सकती है, या फेलियर के चांसेस इसमें कम होते हैं। अगर मैं फेलियर के चांसेस देखूं तो वो इसमें काफी कम है, जिसकी वजह से ये भी एक एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हार्मोन, अगर हम हार्मोनल यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। कभी कभी बेटा ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी कॉज कर देता है। नाउ व्हाट इज प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी? इट इज द इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस। यूट्रस के अलावा कहीं और पे अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे आईयूडीज सभी और उसके साइड इफेक्ट्स, और ये इट इज द मोस्टली यूज ऑल्सो, तो इस चीजों को याद रखेंगे। सो यहाँ पे मेरे कुछ खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा, तो हमारे पास ये कुछ और मीन्स रहते हैं, जैसे सर्जिकल मीन्स, एंड उसके बाद हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक, तो ये वाला टॉपिक हम खत्म करेंगे एंड देन वी विल लेफ्ट विद 1। तो आपके नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सो बाय बाय एंड थैंक यू।